तो हेयर आई विल डिस्कस द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन ना फॉर पाकिस्तान, व्हाट वाज कायदे आज़म? कायदे आज़म क्या थे? वॉज कायदे आज़म अ सेकुलर पर्सन? क्या कायदे आज़म सेकुलर थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम। क्या मोहम्मद अली जिन्ना सेकुलर थे ना? हु इज़ अ सेकुलर पर्सन? विच टाइप ऑफ पर्सन इज सेकुलर? इसको सेकुलर भी कहा जाता है और इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज दैट टाइप ऑफ पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिबरल पर्सन। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज अ सेकुलर और अ लिबरल? किस तरह का शख्स होता है? देखो, सेकुलर या लिबरल वो शख्स होता है जो सूरह काफरून की जो आखिरी आयत है ना उस पर चलता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मतलब आपके लिए आपका दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। सूरह काफरून के आखिरी यही है ना, कुल या अय्युहल काफिरून में, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मैं अपना दीन तुम पर नहीं थोप सकता, तुम अपना दीन मुझ पर नहीं थोप सकते। दैट इज कॉल्ड सेकुलर लिबरल पर्सन। सेकुलर लिबरल का कतई ये मतलब नहीं होता कि दैट पर्सन इज एन अथीस्ट। तो उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि ये शख्स एक अथीस्ट है। अथीस्ट का मतलब होता है नो गॉड बिलीवर, नो रिलीजन बिलीवर, जिसका कोई मजहब ना हो, जिसका कोई खुदा ना हो, वो होता है अथीस्ट। ठीक है, तो अथीस्ट एक बहुत ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। सेकुलर हर शख्स हो सकता है, एक मुसलमान भी हो सकता है, एक हिंदू भी हो सकता है, एक ईसाई भी हो सकता है। सेकुलर वो होगा जो क्या करेगा कि जिसका काम ये होगा, या लिबरल कौन होगा जो अपने लिए अपना दीन समझेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन समझेगा, अपने दीन को इम्पोज नहीं करेगा ज़बरदस्ती किसी और पर। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर ऑफरिंग नमाज, अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे अपने आप में नमाज, लेकिन लाठी लेकर किसी और को नमाज़ पढ़ने में मजबूर नहीं करेंगे, समझा देंगे बस, मारेंगे नहीं कि भाई नहीं पढ़ोगे तो भाई 2 डंडे पड़ेंगे, तो फिर वो बन जाएगा एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, सेकुलर या लिबरल के मुराद क्या है कि वो जो खुद तो किस रिलीजन को फॉलो करे लेकिन दूसरों को मजबूर ना करे उस रिलीजन को फॉलो करने में, सही है ना, ही उस बुनियाद पर वो कोई उसमें तफरका रखे। तो कायदे आज़म क्या थे, इस हवाले से हम उसमें डिस्कस करते हैं कि आइदर ही वॉज सेकुलर और नॉट। तो किसके हवाले से काफ़ी डिबेट्स होती हैं और हमारी किताबों में कुछ लिखा होता है, रियलिटी कुछ और होती है, तो वो चीज़ें हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला ने कायदे आज़म के बारे में कहा था, जिन्ना इज़ अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट रेशियल एंड ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। जिन्ना एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो रेशियल मतलब नस्ली और ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला ये कौन थे? साउथ अफ्रीका के एक बड़े लीडर थे जिन्होंने जिन्ना के बारे में ये बात कही थी कि जिन्ना एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है रेशियल और ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनके लिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इस्माइली शिया घराने में जो है वो पैदा हुए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये घर है, दिस इज़ कॉल्ड वज़ीर मैंशन। वज़ीर मैंशन इज़ इन खारादर कराची, जहाँ पर ये पैदा हुए थे। दिस इज़ द एरिया लोकेलिटी ऑफ खारादर, बर्थ प्लेस ऑफ कायदे आज़म। पूरा नाम इनका जब पैदाइशी तौर पर इनका नाम था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भाई, जिन्होंने भाई बाद में हटा दिया तो सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रह गया था। वो एक इस्माइली अहले तशी घराने में पैदा हुए थे, मतलब इस फादर वॉज एन इस्माइली। मतलब इस्माइली अहले तशी से मुराद क्या होता है, जैसे मुस्लिम्स हैं ना, तो मुस्लिम्स को जैसे कि हम 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें, इफ़ यू आर डिवाइडिंग द मुस्लिम्स इनटू 2 पार्ट्स, तो मतलब बाय बर्थ क्या थे, बाय बर्थ मैं बता रहा हूँ उसमें कि बाय बर्थ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन इस्माइली। तो मुस्लिम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 sections, बट फर्स्ट इज द सुन्नी वन एंड सेकंड इज द शिया वन। Then the Shias can be divided into 2 categories. The first one is called, they are called the Jafaris, and the second are called the Ismailis. ठीक है, तो जाफरीज एंड इस्माइलीज में देयर इज अ डिफरेंस ना, कि जाफरीज दे बिलीव्स इन 12 इमाम्स, कि देयर आर 12 इमाम्स, जबकि इस्माइली कहते हैं कि इमाम जो है ना, इमामत का कॉन्सेप्ट वो चलता आ रहा है, वो 12 नहीं है बल्कि वो हर ज़माने में एक ना एक इमाम मौजूद होता है। तो ये इस्माइली कॉन्सेप्ट है। इस्माइलीज़ के अंदर हमारे पास 2 बड़े कैटेगरीज इसके हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड द बोहरी एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड आगा खानी। आगा खानीज एंड बोहरीज, दे बोथ आर एक्चुअली इस्माइलीज, दे आर इस्माइली शियास। दे बोथ कंसीडर के, जैसे बोहरी कहते हैं कि जो इमाम सैयद सैफुद्दीन है या इमाम बुरहानुद्दीन है वो हमारे इमाम है जिस तरह, और आगा खानी कहते हैं कि प्रिंस करीम आगा खान जो है वो हमारे इमाम। तो ये दिस इज़ एक्चुअली कि ये इस्माइली कहलाते हैं जिनके करंट इमाम्स होते हैं हर वक्त, जबकि जाफरी जो फ़िक़्ह जाफरी नॉर्मल अहले तशी होते हैं तो वो उनके 12 इमाम पर बिलीव करते हैं। तो जो कायदे आज़म थे ना, उनका घराना ये था बोहरी अहले तशी, जिनको हम कहते हैं खोजा शिया घराना उसको कहा जा सकता है, इस्माइली।
तो बोहरी थे वो। जैसे अगर आप कराची में रहते हैं तो सैफी हॉस्पिटल जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अक्सर लोग मिलेंगे। इस तरह से हैदरी वगैरह के साइड पर काफ़ी जगह पर बोहरी मिलते हैं। इनके औरतों का अबाया बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है बोहरी लोगों का जो है। तो वो घराना था इनका, मतलब फैमिली तौर पर इनिशियली कायद आज़म वॉज एक्चुअली अ बोहरी बाय बर्थ जिस घराने में पैदा हुआ था वो बोहरी घराना था, शिया घराना था अहले तशी। ही वॉज नॉट अ सुन्नी एनीवे, मतलब पैदाइश उनकी उस घराने में नहीं हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन जो हमें नहीं पता होता वो ये चीज़ होती है। हमें लगता था कायद आज़म इज़ लाइक अ सुन्नी लाइक अस, बट हिज फैमिली इज़ नॉट लाइक अस, हिज फैमिली वॉज बोहरी। अभी भी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बोहरी रहते हैं। अब आप तो, लेकिन वो अहले तशी ब्रांच में आ जाएगा। समझ में? जब कायद आज़म की उम्र 16 साल की हुई, 16 ईयर्स के हुए, तो पढ़ाई वगैरह करने के हवाले से था ना, कायद आज़म मतलब रस्मी पढ़ाई को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे, रस्मी फॉर्मल एजुकेशन को इतना पसंद नहीं किया करते थे वो। तो एक स्कूल बार बार चेंज करते रहे, कभी मुंबई में पढ़े, कभी कराची में पढ़े, तो अलग अलग जगहों पर पढ़ते गए। तो आखिरकार किसी ने मशवरा दिया आप इनको इंग्लैंड भेज दें आला तालीम हासिल करने के लिए, तो क्या बात उनका पढ़ाई में दिल लग जाए। तो उनको आखिरकार इंग्लैंड भेजा गया आला तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन जब इंग्लैंड भेजा गया, उनकी जो वालदा थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि वो जिन्ना जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जाएँ कहाँ, वो इंग्लैंड, और वहाँ जाकर किसी अंग्रेज़ से शादी कर लें। तो उन्होंने क्या किया कि 16 साल, जब कायद आज़म की 16 बरस की उम्र थी, तो इंग्लैंड जाने से 3 दिन पहले उन्होंने एक कज़न थी दूर की कायद आज़म की, जिनका नाम था एमी बाई जिन्ना, जो 14 साल की उस वक्त थी, तो उनसे उनकी शादी कर दी गई, ठीक है। कायद आज़म की उम्र उस वक्त 16 बरस थी, जबकि एमी बाई जिन्ना की उम्र 14 साल थी। शादी हुई, और शादी के 3 दिन के बाद क्या हुआ कि जिन्ना जो है वो इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड जाने के बाद फिर वहाँ वो तो पढ़ाई कर रहे थे, LLB की तालीम हासिल कर रहे थे, बारेट लॉ बैरिस्टर बन रहे थे। उसी के बाद क्या हुआ कि शादी के 1 साल के अंदर ही जो है ना एमी बाई जिन्ना की TB की वजह से मौत हो गई और वो उनकी वफ़ात हो गई। तो ये शादी इतने, इसलिए एमी बाई जिन्ना को हम इतना नहीं जानते, बिकॉज 1 साल ही ये शादी चली थी। और 3 दिन समझ लें कि देखा जाए तो कायद आज़म थे शादी के बाद, उसके बाद तो वो चले गए पढ़ाई करने के लिए। वापस आने से पहले इनकी मौत हो चुकी थी एमी बाई जिन्ना की, ठीक है। लंदन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉन लॉक के अफकार से काफ़ी मुतासिर हुए। जॉन लॉक, हु वाज जॉन लॉक? ही वाज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इंग्लैंड गए ना, तो इंग्लैंड में काफ़ी इंस्पायर हुए वहाँ के माहौल से, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के लिबास से। तो तभी ज़िंदगी भर उन्होंने, आपने देखा कि वेस्टर्न लिबास उन्होंने पहना हमेशा, वो एक है ना पैंट कोट वगैरह ये सब देखा होगा आपने पहनते हुए उनको, और बड़ा वो इंग्लिश पर्सन एक लगा करते थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब जिस तरह से है ना एक पाकिस्तानी जिस तरह लगते हैं, मतलब उस वक्त जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उनका गेटअप उस तरह का नहीं हुआ करता था, वो बड़ा जेंटलमैन टाइप का गेटअप उनका हुआ करता था। तब वो इंग्लैंड के अंदर जॉन लॉक के थॉट से बड़े मुतासिर हुए। जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है, जिसने लिबरलिज्म को स्टार्ट किया, रिलीजियस फ्रीडम को स्टार्ट किया, कि मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, हर इंसान को हक है कि वो अपनी मज़हब के मुताबिक जी सके, ठीक है। तो ये कायद आज़म के जो है उसके इंस्पायर थे काफ़ी ज़्यादा। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने अपना फ़िरका जो है ना वो इस्माइली से तब्दील करके फ़िरका जाफरी कर दिया। मतलब पहले वो इस्माइली जो लिबरलिज्म से वो मुतासिर हुए, और उन्होंने इस्माइली जो फ़िक थी ना, इस्माइली शिया ब्रांच था ना, उससे अपने आप को जाफरी ब्रांच में कन्वर्ट कर लिया, जो 12 इमाम वाले थे। तो ये उसकी एक मतलब मैं तो सिंपल से बात है कि डॉक्यूमेंट है, खोजा शिया इस्ना अशरी कहता है 12 इमाम, कि 12 इमाम वाली जमात। तो उसमें ये चीज़ मेंशन यहाँ पर इसमें की गई है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मेंबर हैं किसके में, फ़िका जाफरिया के। तो दैट लेट मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पूंजा बिकेम मेंबर ऑफ आवर खोजा शिया इस्ना अशरी जमात बॉम्बे। तो मतलब लास्ट एज तक, लास्ट उम्र तक वो इस्ना अशरी रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदाइशी तौर पर इस्माइली थे, बाद में इंग्लैंड आने के बाद वो क्या बन गए, अहले तशी, मतलब वो जाफरी शिया बन गए, और मरते दम तक वो वही रहे। लेकिन चूँकि लिबरल इंसान थे, लिबरलिज्म से वो ताल्लुक़ रखते थे, तो फिर उन्होंने कभी अपने खुद के रिलीजियस पर्सपेक्टिव को पाकिस्तान की क्रिएशन में इनमें आने नहीं दिया, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा कि लिबरल इंसान ना अपनी मज़हब को अपने तक ही रखता है, दूसरों पे नहीं फैलाता, दूसरों पे लेकर नहीं जाता, ना ही इम्पोज करता है। तो कायद आज़म ने आखिरी दम तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान एक शिया स्टेट होगा या शियाओं को ज़्यादा रुतबा मिलेगा, चूँकि मैं खुद शिया हूँ इस वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वॉज अ लिबरल पर्सन, ठीक है, जो मज़हब को अपने तक रखते थे, बस उससे आगे लेकर नहीं जाते थे। इसी वजह से डाउट्स थे हमारे बच्चों के जहनों में कि कायद आज़म खुद क्या थे, व्हाट ही वॉज। जबकि पाकिस्तान में आजकल अहले तशीयों को कहा जाता है कि दे आर नॉट द मुस्लिम्स, तो इस सेंस में तो फिर कायद आज़म भी मुस्लिम नहीं रहे। तो कायद आज़म मुस्लिम ही नहीं रहे तो पाकिस्तान कैसे बना? बहुत सारी चीज़ें ना, इसलिए वजह से इस पर किताबें नहीं लिखी जाती कभी भी कुछ भी। कायद आज़म खुद को पहले, अच्छा कायद आज़म बहुत नेशनलिस्ट थे, वो पहले खुद को एक हिंदुस्तानी
और फिर एक मुसलमान कहा करते थे। वो ही ऑलवेज थे कि आई वॉज फर्स्ट, आई एम फर्स्ट हिंदुस्तानी, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, देन आई एम अ मुस्लिम, कि पहले मैं एक इंडियन उसके बाद मैं एक मुसलमान। तो कायद आज़म ने दीन की नॉलेज हासिल तो की है, बट बहुत ज़्यादा कह लेना कि उनको लिबरलिज्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे वो। तो बहुत सारी जो फंडामेंटलिस्ट हम उनको नहीं कह सकते ना, कि बहुत सारी छोटे छोटे पेचीदगियों को वो नहीं देखा करते थे। जैसे कि डॉग्स है ना, डॉग्स को पालना हदीस मुबारक के अंदर हम पढ़ते हैं नहीं भी डॉग्स को पालना सही नहीं है, या रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और इस तरह की हदीसें पढ़ते हैं किताबों में। काज़म जो है वो डॉग्स को पालते थे, ही यूज्ड टू लिव विद देम। तो सिंपल है ना, तो उससे हम ये क्या कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई ना कोई मौलाना टाइप के पर्सनैलिटी ये नहीं थे, इस तरह हम कह सकते हैं। ही वॉज जस्ट लाइक ए जेंटलमैन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान आए तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस वक्त हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर एक जमात बनाई थी अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए हिंदुस्तान से, कांग्रेस, उसमें शामिल हो गए। और कायद आज़म के रोल मॉडल जो बने ना, कांग्रेस के दो बड़े लोग थे, इंडिया का ग्रेटेस्ट लिबरल गोखले और ग्रेट ओल्ड मैन जो कहा जाता था दादा भाई, दादा भाई और गोखले, दो इंडियन नेशनलिस्ट थे। कायद आज़म ने उनको अपना रोल मॉडल बनाया कांग्रेस के अंदर। उसके बाद 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1906 में 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। और कायद आज़म 1906 में मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए। तो वो आगे बताते हैं क्या वजह थी उसकी आगे। तो 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की जो है वो क़याम हुआ। और कायद आज़म शुरू में मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों की साजिश समझा करते थे, कि ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी समझा करते थे, कि ब्रिटिश हमेशा से चाहते डिवाइड एंड रूल, कि मुसलमानों को तकसीम करो और उन पर राज करो, इसलिए मुस्लिम लीग को बनाया गया। तो बंगाल के अंदर, बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की जो है वो फॉर्मेशन हुई। और 1906 का दौर था। मुस्लिम लीग वॉज पार्टी ऑफ एलीट्स, और उस वक्त मुस्लिम लीग ना एलीट्स की पार्टी थी। एलीट से मुराद ना जो रईस तबके थे, अमीर तबके थे, जागीरदार लोग थे, और उनकी पार्टी थी सिर्फ। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसको बस एलीट्स की पार्टी समझा करते थे। वो कहते थे आम लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ये जमात नहीं है। शुरू में तो ये हुआ। और सर आगा खान द थर्ड जो इस्माइली इमाम थे, वो मुस्लिम लीग के पहले सदर बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ही वॉज द उस वक्त के आगा खान थे, द इमाम ऑफ द इस्माइली शियास। तो उनको मुस्लिम लीग का जो है वो पहला जो है वो क्या बनाया गया, सदर बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, मतलब पाकिस्तान की क्रिएशन में जो है वो आगा खान इस्माइलियों का भी अच्छा खासा हाथ मौजूद था। उसका मतलब यही है कि वो मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। मुस्लिम लीग के क़याम की तीन बड़ी वजूहात थी। मुस्लिम लीग को बनाने की तीन बड़ी वजूहात थी, तीन वजह थी, तीन मकासद थे उनको बनाने के। ठीक है, तो फर्स्ट तो मुसलमानों को अंग्रेज़ों का वफादार बनाना। ठीक है, कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों का जब वफादार बना दिया जाए कि मुसलमान अंग्रेज़ों के फेथफुल हैं, इस तरह उनको दिखाना कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। और मुसलमानों को उनके हकूक़ दिलाना, कि मुसलमानों को उनके हकूक़ दिला दिए जाए, कि जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिले। और एक मुसलमानों के लिए अलग जुदागाना इंतखाबात को करना, कि इंतखाबात मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए, जुदा होने चाहिए। 1913 में आखिरकार कायद आज़म मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और मुस्लिम लीग में शामिल होने की वजह ये थी, वो ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को वो मिला दें, उनके बीच में एक मुफाहमत कर लें। इस वजह से वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए 1913 में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म का कॉन्सेप्ट ना कांग्रेस से थोड़ा अलग था। कांग्रेस चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंग्रेज़ पूरी तरह से हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं, कि पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं के वो कांग्रेस के नाम करके, हिंदुस्तानियों के नाम करके चले जाए। जबकि कायद आज़म जो है ना हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनियन स्टेटस? कायद आज़म ये चाहते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी ब्रिटिश के ज़ेर असर रहे। मतलब हिंदुस्तान आज़ाद तो हो जाए, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटेन यहाँ से ना जाए, कुछ ना कुछ ब्रिटिश राज जो है ना उसके अंदर वो मौजूद रहे, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश रूल इसके अंदर होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान भी जब बना तो उन्होंने पाकिस्तान को शुरू में डोमिनियन स्टेटस दिलाया था, जो आगे डिस्कस करूँगा मैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट, मुआहिदा लखनऊ कहा जाता है, द लखनऊ पैक्ट। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक मुआहिदा हो गया, दोनों के बीच मुफाहमत हो गई। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से ही ऐसा हुआ। 1915 में गांधी हिंदुस्तान लौटे और कांग्रेस में शामिल हुए। आखिरकार 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी जो साउथ अफ्रीका में मौजूद थे,
जो साउथ अफ्रीका से वो हिंदुस्तान है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। और कांग्रेस जो ये चाहती थी कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ जो है ना हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएँ, वो उस तहरीक में शामिल हो गए। और कायद आज़म भी उस वक्त कांग्रेस के मेंबर थे। तो लेकिन गांधी और जिन्ना के ना तस्वुरात में डिफरेंस था। गांधी जी कहा करते थे आई एम फर्स्ट अ हिंदू एंड देन एन इंडियन, पहले मैं एक हिंदू हूँ उसके बाद मैं एक इंडियन हूँ। कायद आज़म कहते थे आई एम फर्स्ट इन इंडियन देन आई एम अ मुस्लिम। मतलब वो ज़्यादा नेशनलिस्ट थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया के लिए, जबकि हिंदू धर्म में ज़्यादा मतलब कायद आज़म जितना ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते थे ना, उससे ज़्यादा गांधी जी हिंदुज़म को फॉलो करते थे। आपने कभी देखा होगा ना, वो ब्राह्मण टाइप के थे, तो वो पूजा पाठ ये वो गीता वगैरह के सारे नॉलेज उनको थी, अच्छी खासी थी, बहुत ज़्यादा थी। तो जिन्ना वॉज अ फंडामेंटलिस्ट हिंदू थे, तो वो सॉरी कायद आज़म वॉज वो गांधी वॉज अ फंडामेंटलिस्ट हिंदू बट जिन्ना वॉज अ सेकुलर मुस्लिम। ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा उसकी समझ नहीं रखा करते थे, क्योंकि उनकी जो तालीम हुई वो सारी इंग्लैंड के अंदर हुई, और जो स्कूल वगैरह उन्होंने पढ़ा वो सारे सेकुलर नोयत के थे, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा। तो फिर वो उनकी स्टैब्लिशमेंट उस तरह की नहीं हो पाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। तो गांधी जी ने तहरीक खिलाफत का साथ दिया जबकि कायद आज़म ने मुखालफत की। बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब टर्की में सल्तनत उस्मानिया ऑटोमान एम्पायर मौजूद थी, सल्तनत उस्मानिया, और उसका जवाल हो रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने तहरीक खिलाफत एक चली हिंदुस्तान के अंदर, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, आपने नाम सुना होगा, इनकी वालदा बी अम्मा थी, उन्होंने चलाया था। तो गांधी जी ने तहरीक खिलाफत में साथ दिया मुसलमानों का, यूनिटी की, जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखालफत की तहरीक खिलाफत की। ये तहरीक आखिरकार फाइनली 1924 में नाकाम हो गई। मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई किरदार था नहीं तहरीक खिलाफत में। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर का तो किरदार बहुत पढ़ते हैं बचपन से, बट जिन्ना का कोई किरदार नहीं था, बल्कि वो तो मुखालफत करते थे किसकी, भाई इस तहरीक खिलाफत की। उनमें उनके पर्सपेक्टिव थे अपने, ठीक है, वो नहीं समझा करते थे कि वो जो ओटोमान एम्पायर है वो बेहतर है, उसको ख़त्म हो जाना ही ठीक था, उनका ये कॉन्सेप्ट था। ये तहरीक 1924 में नाकाम हुई। 1924 में खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गई, और वजह क्या थी, क्योंकि अतातुर्क ने तुर्की से खुद खिलाफत का खात्मा करके उसकी सेकुलर रियासत बना दिया। वो तो तुर्की का ये एक शख्स था, आपने नाम सुना होगा, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क तुर्कों का बाप उसको कहा जाता है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न तुर्की। तो अतातुर्क ने क्या किया कि तुर्की से खुद ही खिलाफत का खात्मा किया, कैलिफेट का, और तुर्की को एक रियासत, एक सेकुलर रिपब्लिक बना दिया, जो आज भी वो है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। तो इस तरह से ये खिलाफत मूवमेंट जिसका गांधी ने जो साथ दिया था वो ख़त्म, मतलब वो कोई कामयाब नहीं हो पाई, टोटली फेल हुई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैनुल मज़ाहिब शादियों के भी हामी थे, इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ मैरिजेस किसे कहते हैं कि अ मुस्लिम कैन मैरी अनदर नॉन मुस्लिम, तो वो इसके हामी थे कि मुसलमान गैर मुसलमान से शादी कर सकता है। तो वो चूँकि वो एक सेकुलर नोयत के थे, तो उनको ये चीज़ लगती थी ऐसी। 1918 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पारसी खातून रत्ती भाई से, या रत्ती भाई या रतन भाई जिन्ना जिनको हम कहते हैं, उनसे शादी कर ली बाय एलोपिंग। तो कि उनके पेरेंट्स होते हैं ना, चूँकि ये पारसी थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान थे, ये भी पारसी थी, फायर वर्शिपर जिनको कहा जाता है, आग की पूजा करने वाले पारसी, मजूसी भी जिनको कहते हैं, फायर वर्शिपर, ये वो थी। तो पैटेट जिन्ना इनके वालिद का नाम था। तो रत्ती भाई से क्या हुआ कि उनसे शादी करने से उनके पेरेंट्स एग्री नहीं थे, तो उन्होंने आखिर कर उनको भगाकर जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रत्ती भाई से शादी कर ली, और उनकी इनसे शादी हो गई। जबकि इनके पैटेट जिन्ना जो थे रत्ती भाई से हमेशा वो नाखुश रहे अपनी बेटी से। क्यों नाखुश रहे? क्योंकि वो कहा जाता था रिलीजन में उन्होंने अपना चेंज कर लिया है, बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन जस्ट लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने अपना रिलीजन मुस्लिम कर लिया था, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं करते थे इस्लामिक रिलीजन को किसी भी तौर पर। लेकिन वजह से कि निकाह करने के लिए उन्होंने जो है वो इस रिलीजन को चेंज कर लिया था। ठीक है, तो 1918 में पारसी वुमेन जो है रत्ती से, जो रतन भाई जिनको हम कहते हैं, उनसे शादी हुई इनकी। ये सेकंड मैरिज थी इनकी, पहली एमी भाई जिन्ना से हुई थी जिसकी वफात 1 साल में हो गई थी, ये दूसरी शादी की थी रत्ती भाई से। ठीक है, 1919 में कायद आज़म की बेटी दीना जिन्ना पैदा हुई, जिनका तस्करा वैसे नहीं किया जाता किताबों में इतना। कायद आज़म की एक बेटी भी थी जिनका नाम था दीना जिन्ना। तो शी इज़ द डॉटर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो अब मसला यही जब जो रत्ती जिन्ना है, जब वो दीना जिन्ना जब बड़ी हुई ना, तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी इंटरफेथ मैरिज की। इंटरफेथ मैरिज से मुराद कि उन्होंने एक पारसी से शादी कर ली उन्होंने बड़े होकर। एक दूसरा एक पारसी था जिसका नाम था, मतलब वो एक पारसी था, तो उससे उन्होंने जो है वो शादी कर ली। और फिर कायद आज़म जिन्हें ऐसे नाराज़गी कहते हैं कि हो गई, और फिर कायद आज़म ने ये भी लिखा होता है किताबों में, उसको आग कर दिया। ऐसे
बहुत सारी जगहों पर गलत लिखा होता है कि काजी मोहम्मद अली जिन्ना आखिरी दम तक अपनी जो है उस बेटे के साथ जुड़े रहे, और कोई मतलब कोई इस तरह से नहीं था कि बिल्कुल उनके बीच में नाराज़गी थी। लेकिन उन्होंने शादी की थी पारसी से, लेकिन उनका ख़ानदान जो है वो पूरा दीन जिन्ना का ख़ानदान पूरा बसा कहाँ जाकर, हिंदुस्तान में जाकर बसा। और इसी दीना जिन्ना के जो इन्हीं के जो पोते हैं या काज़म के नवासे कह लें, दीना जिन्ना के जो बेटे हैं, नेस वाडिया उनका नाम है। तो जो नेस वाडिया है या नुलसी वाडिया है, तो ये जो पंजाब किंग्स 11 जो टीम है, पंजाब किंग्स 11 IPL की, तो वो जिन्ना काज़म जिन्ना के नवासे की है, मतलब इनके बेटे की है, ठीक है, नेस वाडिया। तो नेस वाडिया काज़म के नवासे एक तरह से है, लेकिन हम नहीं पता होता हमें, चूँकि जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो हिंदुस्तान में ही रहेगा तो हमने उनको ओन नहीं किया, सिंपल सी चीज़ है। तो बाकी तो ये चीज़ मतलब एक बेटी भी थी काज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। फिर पीपल्स हॉल जो है ना बम्बई में पीपल्स हॉल जिन्ना हॉल इस्टेब्लिश हुआ। और ये क्यों हुआ कि बम्बई के टाउन हॉल एक था जिसमें गवर्नर थे लॉर्ड वेलिंगटन, उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्ट किया था रति के ड्रेस पर, तो काज़म दोबारा उस हॉल पे कभी नहीं गए। मतलब ये जो थे लॉर्ड वेलिंगटन इनका नाम था, ये इनकी वाइफ हैं। तो एक हॉल बना हुआ था जिसको हम कहते थे बॉम्बे टाउन हॉल, तो वहाँ पर काज़म अपनी वाइफ के साथ गए। तो काज़म की जो वाइफ का ड्रेस था ना, उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई कि ये ड्रेस ठीक है, उन्होंने नहीं पहना वो। तो काज़म नाराज़ हो गए, उसके बाद कभी दोबारा वो उस बॉम्बे टाउन हॉल नहीं गए। द पीपल ऑफ बॉम्बे मेड द पीपल्स जिन्ना हॉल। फिर बॉम्बे के लोगों ने काज़म से मोहब्बत के इज़हार में क्या किया कि पीपल्स जिन्ना हॉल एक इस्टेब्लिश किया बॉम्बे के अंदर, ताकि वहाँ पर सारी मीटिंग वगैरह रखी जा सके काज़म की। 1929 में रति जिन्ना का बम्बई में इंतकाल हो गया। 1929 में रति जिन्ना का बम्बई में इंतकाल हो गया, और जिन्ना काफ़ी ज़्यादा उदास हुए उनकी मौत पर। बम्बई में इंतकाल हो, बम्बई में जो उनकी कब्र है रति जिन्ना की, ये काज़म की वाइफ की कब्र है बॉम्बे में, तो वहीं पर उनको दफन किया गया। 1929 में नेहरू रिपोर्ट शाया हुआ, कोई नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने शाया की, तो जो बेटे थे मोतीलाल नेहरू के। और नेहरू रिपोर्ट में क्या था, कांग्रेस सजेस्टेड ज्वाइंट इलेक्टोरेट इन इंडिया। कांग्रेस ने सजेस्ट किया कि जो इंडिया में जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। जॉइंट इलेक्टोरेट से मुराद क्या है कि इंडिया में इलेक्शंस होने चाहिए ना, जैसे यूरोपियन डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं वैसे ही होने चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे जिसको वोट ज़्यादा मिले वो जीत जाए, सिंपल सी चीज़ है। अब लेकिन मसला ये था, इससे काज़म को इस बात से ये मसला था कि अल्लामा इकबाल को भी ये मसला था। वो मसला क्या था कि जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तादाद में। अगर हम जॉइंट इलेक्टोरेट बनाएंगे तो क्या होगा सूरत में, उस सूरत सारे हिंदू हमेशा जीतते रहेंगे, तो मुसलमानों को तो बारी नहीं आएगी कभी हुकूमत करने की हिंदुस्तान पर। तभी तो अलग मुस्लिम लीग एक अलग मैंडेट लेकर बैठी हुई थी। तो ये नेहरू रिपोर्ट एक बड़ा धचका था मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के। तो काज़म ने इसके रद्द अमल में अपने 14 पॉइंट्स, आपने याद किया होगा, 14 निकात उसमें शामिल किए, और जब कांग्रेस ने उस पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया। तो द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजुटरी पावर्स वेस्टेड इन द प्रोविंसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट शैल बी ओपन बाय एनी कम्युनिटी एट एनी टाइम टू अबेंडन द सेपरेट इलेक्टोरेट इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। अच्छा, इन्होंने उसमें क्या बताया था, जुदागाना इंतखाबात के बारे में बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे। अलग वतन का मुतालबा नहीं था इसके अंदर। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग सूबे हैं ना, तो जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है जहाँ पर, तो वहाँ अलग सूबे को नुमाइंदगी दे दी जाए। अब ऐसा नहीं करना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैसे उस वक्त मान लो कि 36 प्रोविंसेस हैं हिंदुस्तान के अंदर, 36 सूबे हैं, और 36 सूबे में हिंदुओं को ज़्यादा वोट पड़ गए मिलाकर टोटल सूबों में। तो एक फेडरल एक रियासत बना दी जाए, एक फेडरल सिटी, जहाँ से पूरे उस हिंदू की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पे हो जाए। तो ये गलत है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अगर अलग अलग सूबे हमारे पास बने हुए हैं ना, और यहाँ मुसलमान जीत गए, भले यहाँ पर हिंदू जीत गए, तो ये जो सूबा होना चाहिए मुसलमानों का ही होना चाहिए। मतलब इसमें इनको इख्तियारात मिल जाए, जैसे कि आज सिंध को मिले हुए ना 18वीं तरमीम 17वीं तरमीम, कि सिंध अपने फैसले कर सकता है, फेडरल के फैसलों की ज़रूरत उसको नहीं है। तो वही चीज़ कह रहे थे कि हमें ऐसे फैसलों के होने चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं होने चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए हमारे लिए। मतलब हर एक सूबे को अमेरिका के तर्ज की तरह से ना एक जैसे स्टेट बना दिया जाए जिसमें उसको पूरी के पूरे पावर्स उसके पास हो। अलग रियासत का तस्करा कुछ नहीं था इसके अंदर, जो हमें कहा जाता है ना, जो हम पढ़ते हैं PhD में, कि अलग रियासत की डिमांड कर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। अलग रियासत का डिमांड करना तो एक तरह से एक अजीब सी चीज़ थी। मिसाल के तौर पे कि 1857 में 1857 में इतना बड़ा हिंदुस्तान मुसलमानों से छीना अंग्रेज़ों ने 1857 में, और 90 ईयर्स के बाद 1947 में आप बोलो कि इतना सा ले लो, ये बस इतना ले लो वापस, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना थी। जब आपने इतना छीना था तो वापस भी तो इतना ही मिलना था।
वापस हम इतना सा मिल गया। ये कौन सी लॉजिकल बात थी? लेकिन नहीं, कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं थी, या कोई भी एक सेंसिबल बंदा ऐसी डिमांड नहीं कर सकता था। तो ये डिमांड जो थी ये गलत थी। हमें बताया जाता है कि मुस्लिम लीग की डिमांड या कायज़म की डिमांड क्या थी कि अलग वतन बनाने की, जबकि ऐसा नहीं था। वो जस्ट एक जुदागाना इंतखाबात चाहते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे कि अलग अलग सूबों पर जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होंगे वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होगी, तो वहाँ मुसलमान जीत जाएंगे, तो उस सूबे में मुसलमानों को पूरा राइट दिया जाए, गवर्नर आज उसके अंदर लगा हो उसके, और उसके अंदर वो पूरी तरह से अथॉरिटी उनको मिले। समझा की बात? ये रियलिटी है। कांग्रेस हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी चाहती थी। जब कांग्रेस चाहती थी कि हिंदुस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो जाए और ब्रिटिश कोई असर उसके अंदर मौजूद ना रहे, जबकि कायज़म डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, जो मैंने बताया। मुस्लिम इंडिया लालची लोगों का वतन था। अच्छा देखो, अब इंडिया में ना देखा जाए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ज़्यादा कहाँ थे? इस ग्रीन पार्ट में और इस ग्रीन पार्ट में। और ये जो ग्रीन पार्ट है ना, यहाँ ज़्यादातर जागीरदार वडेरे ये लोग ज़्यादा थे, आज भी ज़्यादा यही लोग हैं यहाँ पर, इस ग्रीन पार्ट में, इस ग्रीन पार्ट में, यही पाकिस्तान में मिला था। और यहाँ ज़्यादातर हिंदुस्तान के वफादार लोग थे, मतलब सॉरी अंग्रेज़ों के वफादार यहाँ पर मौजूद थे, और ज़्यादातर ग्रीडी पीपल यहाँ पर थे। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना इंडिया की, जो इंडियंस की ओन कर दी थी, वो सब इस वाले पार्ट में थी, जो इंडिया को सपोर्ट करते। तो ये भी बड़ा मसला था कि अगर यहाँ और यहाँ पाकिस्तान बन जाता, अलग वतन ले लेते, तो फिर तो हमें तो ना इंडस्ट्री भी नहीं मिल पाती, और हमारे लिए मसले की चीज़ होती, सारे जगहदार वडेरे हो जाते हैं यहाँ पर। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने से कमतर लोगों का इस्तेसाल करते, उनको एक्सप्लॉइट करते। और जो कि आज हो रहा है और होता रहा है, जब से पाकिस्तान में, तब से यही हो रहा है। जागीरदार वडेरे क्या करते हैं कि वो छोटों का इस्तेसाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को, डिफरेंट और लोगों को। तो ये तो मुस्लिम इंडिया जो था, मुसलमानों का इंडिया, उसमें इस तरह की चीज़ें थी। 1931 में कायज़म अपने बेटी और बहन के साथ इंग्लैंड चले गए, दीना जिना के साथ और फातिमा जिना के साथ कायज़म इंग्लैंड चले गए। और 1938 में कायज़म इंडिया वापस आए। उसके बाद फाइनली दोबारा इंडियन पॉलिटिक्स में वापस आए। और उसी दौरान अल्लामा इकबाल ने खुद मुख्तार रियासतों का तस्वुर पेश किया, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त फिर हमारे पास जो है वो इलाहाबाद मीटिंग एक हुई अल्लामा इकबाल ने जो की, और मुस्लिम प्रोविंसेस का तस्करा उसमें उन्होंने किया, मुस्लिम स्टेट का नहीं किया। ये भी हमारी एक गलत बोला जाता है हमारे बच्चों को कि अल्लामा इकबाल ने एक अलग रियासत का मुतालबा किया था, उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का। ठीक है, देखो मुस्लिम प्रोविंसेस के बारे में बात हुई थी। मुस्लिम प्रोविंसेस से मुराद के मुसलमानों के अलग अलग सूबे होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, NWFP, सिंध एंड बलूचिस्तान amalgamated into a single state, self-governed within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me be the final destiny of Muslims, at least of Northwest India. मतलब वो सिंपल ये कह रहे हैं कि अलग अलग सूबे होने चाहिए मुसलमानों के, भले वो ब्रिटिश असर में रहें या ब्रिटिश के ज़ेर असर ना रहें, लेकिन मुसलमानों को जो सूबे मिलने चाहिए उनमें उनको खुद मुख्तारी होनी चाहिए। तो खुद मुख्तार रियासतों का कॉन्सेप्ट एक पेश किया गया, सोवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। कहीं पे भी ये पूरी इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान का तस्करा नहीं है कि अलग वतन हमें चाहिए, एक अलग तोड़ के हमें हिंदुस्तान से एक अलग रियासत चाहिए। तो जब जो कि हम समझते हैं इस चीज़ को कैसा उन्होंने किया, जबकि ये मैं कटिंग्स दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स की जो उस दौर में थी जिसमें ये चीज़ें बताई गई। दो मेन टाइप के स्टेट्स हमारे पास होती हैं, एक होती है ऑटोनोमस स्टेट, एक होती है सोवरेन स्टेट। ऑटोनोमस स्टेट किसे कहते हैं? सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स और प्रोविंसेस अंडर सेम फेडरल गवर्नमेंट। मतलब एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स या प्रोविंसेस होंगे। सेमी इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि आधे आज़ाद होंगे, आधे नहीं भी होंगे। जैसे पाकिस्तान में है, USA में है, तो एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में सारी स्टेट्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ फेडरल गवर्नमेंट की भी चलती है और प्रोविंसेस कुछ अपनी चलाती हैं। पाकिस्तान अमेरिका में ऐसे ही होता है। सोवरेन स्टेट, सोवरेन स्टेट खुद मुख्तार रियासतें क्या होती हैं? इसमें 3 तरह के सब टाइप्स हैं। पहला, स्टेट्स विद इन अ कॉन्फेडरेशन, एक स्टेट जो किसी कॉन्फेडरेशन के अंडर हो, जैसे डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट्स, ओपन बॉर्डर्स, वन यूनियन ऑन टॉप, एनी स्टेट कैन लीव द यूनियन एट एनी टाइम, दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का आपने नाम सुना होगा, यूरोप के सारे कंट्री एक यूनियन के अंदर है, यूरोपियन यूनियन। तो वो स्टेट्स विद इन अ कॉन्फेडरेशन है, मतलब डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट है, सारे एक यूनियन के साथ जुड़े हैं, लेकिन कोई भी कंट्री यूनियन छोड़कर जा सकती कभी भी। जैसे ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया था, ब्रेक्जिट जिसको हम कहते हैं, यूरोपियन यूनियन छोड़ के वो अलग हो गए थे। तो ये हो सकता है। स्टेट्स विद इन ट्रीटीज़, वो स्टेट जिनमें जो मुआहिदों के साथ अटैच थे, किसी ट्रीटी के साथ अटैच, जैसे नेटो फोर्सेस है ना, 35 कंट्रीज़ के अलग अलग फौज जिसके अंदर होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ट्रीटी के साथ कुछ कंट्रीज जुड़ जाए। फुली इंडिपेंडेंट स्टेट या पूरी तरह से आज़ाद रियासतें, कंप्लीट सोवरेन स्टेट जिसमें कोई टाइज वगैरह नहीं, जैसे आज का पाकिस्तान है, ना वो किसी ट्रीटी से जुड़ा हुआ है ना किसी कन्फेडरेशन के अंदर है।
जैसे इंग्लैंड के अंदर जो यूरोप में जाएंगे ज़्यादातर यूरोपियन नेशन के कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी एसोसिएशन से नहीं जुड़ा। पाकिस्तान एक फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट है, सोवरेन स्टेट है, खुद मुख्तार रियासत। 1933 में चौधरी अहमद अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। 1933 में जो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे चौधरी अहमद अली, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। उसका नाम पाकिस्तान कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने जो है वो रखा, ठीक है। जो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले ये थे। और अल्लामा इकबाल ने अलग वतन के मुतालबे की तरदीद भी की है। इकबाल ने एक जो है वो एक ख़त लिखा था एडवर्ड थॉमसन को, जिसमें मिस्टर थॉमसन को लिखा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट माई स्कीम। इकबाल कहते हैं पाकिस्तान मेरी स्कीम नहीं है। द वन दैट इज सजेस्टेड इन माई एड्रेस इज द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंस। मैंने अपने खिताब में क्या बताया, एक मुस्लिम प्रोविंस के बारे में, बस मुसलमानों को सूबे होने चाहिए, अलग रियासत नहीं होनी चाहिए, अलग पाकिस्तान बना दिया जाए। वो मेरी स्कीम का हिस्सा ही नहीं है। इकबाल की अपनी ख़त है जो मिस्टर थॉमसन को मार्च 1934 में उन्होंने लिखा, ठीक है। तो करारदाद लाहौर में कहीं पाकिस्तान का तस्करा नहीं हुआ। करारदाद लाहौर, जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया, 22 मार्च से 24 मार्च तक वो चले। 1940 में कहीं पर भी इसमें पाकिस्तान का तस्करा नहीं हुआ। द लाहौर रेजोल्यूशन कहते थे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम उसको बाद में दिया गया पाकिस्तान बनने के बाद। उसमें कहीं पर भी जो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पाकिस्तान का तस्करा नहीं मिलेगा आपको, ये कि नो रिवाइज प्लान वुड बी एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स अनलेस इट इज़ फ्रेम्ड विद देयर अप्रूवल एंड कंसेंट। इसमें बस ये बताया गया कि मुसलमानों को रखना पड़ेगा हर एक मुआहदे के लिए, मुसलमानों को सामने रखे बिना, मुस्लिम लोग को सामने रखे बिना हिंदुस्तान के लिए कोई फैसला नहीं किया जाएगा। बस ये बात की गई थी करारदाद लाहौर के अंदर। ये नहीं कहा गया था कि पाकिस्तान हमें लेना है और पाकिस्तान के लिए जदोजहद करना है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बस ये बात थी कि अंग्रेज़ जो भी फैसला करें मुसलमानों के फैसलों को सामने रखें, उसके बाद बात करें। ये थी करारदाद लाहौर कि दैट द एरियाज इन विच द मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन अ मेजॉरिटी एज इन द नॉर्थ वेस्ट and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constitution units shall be autonomous and sovereign। तो वही बात बताई जा रही है कि अलग अलग सूबों पर अलग अलग जो है वो खुद मुख्तारी मिल जाए मुसलमानों को। तो मुस्लिम लीग का ये मंसूबा था कि मुस्लिम प्रोविंसेस जो यहाँ पर मौजूद होंगे वो एक ही कन्फेडरेशन के अंडर में सारे चलेंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है कि अलग अलग मुसलमानों के सूबे होंगे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो मुसलमानों का ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा है और ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, लेकिन इनमें क्या होगा, हमारी चलेगी या इसमें हमारी हुक्म चलेगा, ये भी हमारा ही होगा, ये किसी और का नहीं होगा। ये नहीं कि ये हिंदुओं का है और ये हमारा हो गया, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्फेडरेशन की बात की जा रही थी। दो कौमी नज़रिया एक शराब की तरह है। एक रियल फेक क्यूट क्या है, रियल क्यूट क्या था भाई, रियल कोटेशन के हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस ऑफ कॉमन मदरलैंड, कि जो काज़म कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं जो एक ही धरती में पैदा हुए, एक ही धरती से उभरे हैं। लेकिन तो ये रियल कोट है, जबकि फेक कोट हमने क्या बनाया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस हु कांट लिव टुगेदर। ये हमारी किताबों में लिखा गया, हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो कभी साथ में जुड़कर नहीं रह सकती। ये एक शराब था, ये एक धोखा था, ठीक है। तो मुसलमान कौन से जुड़ के रह गए? आपने बांग्लादेश को 1917 में अलग तो होते हुए देखा, तो वो तो मुसलमान थे, वो क्यों अलग हो गए? तो अगर आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते ना, तो यहाँ तो दो मुसलमान भी साथ नहीं रह पाए। वो तो दुनिया जानते हैं 16 दिसंबर को क्या हुआ 1971 में, सिंपल सी बात है। तो ये तो एक फेक कूट बना दिया गया। और मुसलमान तो बड़ी तादाद में आज भी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और जीते ज़िंदगी जीते हैं। जितने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर लाइफ जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान, तो काज़म ने कहा था कि पाकिस्तान विल बी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा। पाकिस्तान विल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट, मतलब पार्लिमानी उसमें कोई रियासत होगी। और पाकिस्तान को थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा। थियोक्रेटिक स्टेट से मुराद कि थियो में होता गॉड, कि थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा जिसमें खुदाई नुमाइंदे कुछ बैठे हों कि भाई जिसमें कि भाई हमें जो है वो हक हासिल है हुक्मरानी करने का, बल्कि सेकुलर स्टेट होगा। हर इंसान को अपनी मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में दी जाएगी, किसी एक खास मजहब के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जस्टिस, फेयर प्ले, ब्रदरहुड। और जो हमारा आइन होगा वो इक्वलिटी, जस्टिस, फेयर प्ले, ब्रदरहुड इन चीज़ों पर कायम होगा। ये काज़म के रिश्तेदार थे जो पाकिस्तान को बनाने में जिन्होंने मदद दिया। और काज़म अहमदियों को भी मुसलमान समझते थे। काज़म के अपने जो थाट्स थे, अहमदी मतलब कादियानीस, अगरचे वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर होते हैं, और बाद में 1974 में जाकर उनको काफिर करार दिया गया पाकिस्तान के आइन के अंदर। बट काज़म क्या कहते थे कि द ऑनरेबल सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान हु इज़ अ मुस्लिम एंड इट मे बी सेड आई एम फ्लैटरिंग माई ओन सन। सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान कौन थे भाई? ये एक कादियानी थे, अहमदी थे।
जो ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाले होते हैं। और काज़िम क्या कहते हैं कि हुई मुस्लिम, वो एक मुसलमान थे, और मैं कहता हूँ जैसे कि मैं फ्लैटरिंग कर रहा हूँ अपने खुद के बेटे की। मतलब काज़िम चूँकि वो लिबरल तबका था वो उनका, तो वो बहुत ज़्यादा वो कादियानियों को भी एज अ मुस्लिम कंसिडर किया करते थे, उनका तो मुस्लिम नहीं समझते थे। और यह हम ये कह सकते हैं उनकी नॉलेज बड़ी ग्राउंड थी इसके हवाले से, और वो एक वेस्टर्न टाइप का एक नेशन बनाना चाहते थे जहाँ पर इन चीज़ों के पंगे ना हो किसी भी तरह के। जैसे यूरोप के अंदर कोई पंगे इस तरह के नहीं होते, लेकिन वो डेवलप वो भी हमसे कहीं ज़्यादा है। हम में ये सब पंगे तो हैं, बट डेवलपमेंट हमें कुछ भी नहीं है। हमें तो बस यही देखना ना कौन मुसलमान है कौन काफिर है, बस खत्म। बाकी रोड टूटे फूटे पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कायज़म गलत है या सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि कायज़म की सोच बसीरत बड़ी डिफरेंट थी। ये आपका फैसला है कि आप क्या सोचते हैं, ये मेरा फैसला नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ रियलिटीज़ आपको, अब सोचना आपका काम है, जहन अल्लाह ने आपको दिया। काज़म ने कहा कि वाई दिस फीलिंग ऑफ नर्वसनेस दैट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद शरीयत लॉज। कौन कहता है कि पाकिस्तान का जो आइन होगा वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा शरीयत के आइनों से? कौन कहता है कि शरीयत से अलग होगा? इस्लाम एंड इट्स आइडियलिज्म हैव टॉट इक्वलिटी, जस्टिस एंड फेयर प्ले टू एवरीबडी। इस्लाम और उसकी जो रिवायात हैं, उसके नज़रियात हमें सिखाते हैं बराबरी, इंसाफ और फेयर प्ले हर किसी को। मतलब हम गलत थोड़ी ना बनाने चाह रहे। अच्छा, काज़म ने ये कहा कि मैं जो है पाकिस्तान बनाऊंगा, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लेकिन लोगों ने कहा ना कि नहीं आप तो खुद इस्लाम की आपको समझ नहीं है, आप कैसे पाकिस्तान बनाने वाले। उसने कहा कि ये चीज़ें इक्वलिटी, जस्टिस, फेयर प्ले, ये चीज़ें कौन सिखाती है? हमें खुद रिलीजन जो है, ठीक है, ये खुद जो इस्लाम हमें ये चीज़ें सिखा रहा होता है। तो असल में मैं तो इस्लाम के मुताबिक ही एक मुल्क बनाने वाला, उसका मतलब ये है। मतलब उन्होंने इस्लाम को बेस बनाकर कंट्री नहीं बनाया, उन्होंने तो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के असूल उठाए और कहा ये असूल इस्लाम भी बताता है, तो एक तरह से ये रियासत इस्लामिक भी हुई, ताकि वहाँ जो लोग मुसलमान बड़ी तादाद में थे ना, उनको भी पता लग जाए कि हाँ भाई पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन रहा है। चूँकि हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं था ना पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, तो इस वजह से इन एनी केस पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी अ थियोक्रेटिक स्टेट टू बी रूल्ड बाय प्रीस्ट विद अ डिवाइन मिशन। किसी भी तरीके से पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक रियासत नहीं बनेगा टू बी रूल्ड बाय प्रीस्ट, जिसपे प्रीस्ट या जिसपे कोई मुल्लाओं की हुकूमत होगी या जो कि जिनको ये कहा जाता है कि वो डिवाइन मिशन पे, वो मुक़द्दस मिशन में भेजे गए, ऐसा कोई वतन हम नहीं बनाने वाले। ट्रू इस्लामिक कॉन्सेप्ट इक्वलिटी ऑफ मैनहुड एंड सोशल जस्टिस, वो कहते हैं कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब इक्वलिटी हो, बराबरी हो। और एक और जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है काज़म के बारे में कि काज़म के वकील जो थे वो गाजी अलमदीन थे, और फिर गाजी अलमदीन को उन्होंने वकालत की थी। तो काज़म के जो वकील हैं गाजी अलमदीन नहीं थे बल्कि फ़र्रुख हुसैन थे, ठीक है। जो अलमदीन जो थे, जिन्होंने एक हिंदू थे राजपाल के नाम से, जिसका उन्होंने जो है वो कत्ल कर दिया था। राजपाल था, उन्होंने किताब लिखी थी, गलत किताब थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उन्होंने कत्ल कर दिया था चाकू मार के राजपाल को, गाजी अलमदीन ने। तो कहा जाता है कि काज़म ने उनका केस लड़ा था और ऐसा हुआ था और काज़म हार गए थे, चूँकि उन्होंने एडमिट कर लिया था कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अलमदीन ये नहीं कहा कि उन्होंने राजपाल का कत्ल नहीं किया, असल ये था, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ पूरी मेंशन इसमें यहाँ पर है कि ये जो प्रोसीडिंग है पूरी कोर्ट की, इसमें अलमदीन कहते हैं कि मैंने कत्ल नहीं किया। तो फिर काज़म ने कहा कि इसको जो है वो क्या करना चाहिए कि चूँकि इस बंदे ने नहीं कत्ल किया तो इसको दोबारा से इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है ना, तो उसका मतलब दोबारा से कोर्ट की सुनवाई होनी चाहिए। इस पर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था कि क्यों फिर बिला वजह हम क्यों किसी को जो है वो फिर हम क्या करें कि वो सज़ा सुनाएं। इस पर उन्होंने कहा था कि बाद में कोर्ट ने साबित कर दिया था तो उनको फांसी हो गई थी, तो काज़म ने कुछ नहीं बोला इस पर कि कोर्ट ने साबित कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। काज़म तौहीन रिसालत के कानून के भी खिलाफ थे, तौहीन रिसालत की जो कानून होते हैं ना उसके खिलाफ थे। वो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस मेजर शुड aim at those undesirable person who indulge in wanton vilification or attack upon the religion of any particular class, ठीक है। I thoroughly endorse the principle, जिसमें वो ये कहते हैं इस चीज़ के बारे में, founders and prophets of religion, we must also secure this very important and fundamental principle that those who are engaged in historical works, those who are engaged in bona fide and honest criticism of religion shall be protected। कि अगर मज़हब पर कोई तनकीद करेगा कोई हिस्टोरिकल बंदा तो फिर उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये नहीं कि हम उसको कत्ल कर देंगे, भले वो मज़हब पर भी हमला करे तो, चूँकि वो उसका काम है। तो काज़म एक तरह से उसके रसूल के ख़िलाफ़ थे, चाहे वो एक लिबरल पर्सन थे, उनके लिए चीज़ इतनी मैटर नहीं करती थी कि भाई गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, वो ये इस बात इसमें नहीं करते थे वैसे। तो काज़म के दीना जिना से ताल्लुकात उनकी शादी के बाद भी ठीक रहे। उन्होंने जब उनकी शादी हुई नलसी वाडिया से, मतलब एक पारसी से, तो उन्होंने उनको फूलों का गुलदस्ता भी भेजा अपनी बेटी को, ठीक है। तो
जबकि जो चीज़ थी ना कि कायद-ए-आज़म उनसे नाराज़ थे, ये सब एक र्यूमर था जिसको दीना जिन्ना ने खुद भी उसको डिनाई किया मुख्तलिफ अपने आर्टिकल्स वगैरह में। जिन्ना कहा करते थे रिलीजन शुड नॉट बी अलाउड टू कम इनटू पॉलिटिक्स, रिलीजन इज मेयरली अ मैटर बिटवीन मैन एंड गॉड, कि मज़हब को हम सियासत में लेकर नहीं आ सकते। मज़हब बंदे और खुदा के बीच का मामला है, रियासत का मामला नहीं है। वो है जैसा अल्लामा इकबाल कहते थे कि खालिक क्यों खालिक मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो। वो वाली बात है कि मतलब रियासत की अगर हम रियासत अगर ये ना रिलीजन को डील करना शुरू कर दें ना तो फिर लोगों के लिए मसला होगा। फिर ये रियासत को सेकुलर होना चाहिए, क्योंकि हाँ मज़हब इंसान का अपना मामला है, बंदे के साथ अल्लाह और बंदे का मामला है, रियासत के बीच में नहीं आना चाहिए मज़हब को। ये सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। We all want to see a day when politically Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, but we can't get there until we deal with the issues of minorities। कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि हम सब आपस में मिलकर भाई भाई बनकर रहेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा। तो जिन्होंने कहा ही मस्ट हैव कमाल, मतलब 1938 में काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर कमाल डे सेलिब्रेट किया गया। कमाल डे सेलिब्रेट किया गया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो बरसी है उस पर यह सेलिब्रेट किया गया, जिसने तुर्की को सेकुलर रिपब्लिक बनाया था। तो जिन्ना कॉल्ड अतातुर्क वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, जिन्ना कहा करते थे अतातुर्क अजीम तरीन लीडर्स में से एक है। ही मस्ट हैव ड्राइव द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट ही फुल्ली अकम्प्लिश्ड हिज मिशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कि उन्होंने पूरी तरह से अपने मतलब मिशन को अकम्प्लिश किया। ठीक है, तो बट द होल वर्ल्ड हैव लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। काज़म कहते हैं कि अजीम तरीन शख्स जो था जो दुनिया में पैदा हुआ, हमने उसको खो दिया। कमाल डे सेलिब्रेट किया गया था उनकी मौत पर, जबकि कमाल खुद एक लिबरल शख्स थे और जिन्होंने तुर्की को लिबरल बनाया था, जैसे मैंने आपको पता होगा, इतनी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट मुसलमान इन मॉडर्न इस्लामिक वर्ल्ड। ये उसके बारे में कहता है कि वो एक ग्रेटेस्ट मुसलमान थे मॉडर्न जदीद दुनिया में, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, एंड एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली टू द मुसलमान स्टेट्स इन द फार ईस्ट। ये एग्जाम्पल है सारी दुनिया के लोगों के लिए, जो तुर्की को स्टेट बनाया गया उसको, अतातुर्क ने जैसा उसको बनाया। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, जो कि काज़म के अच्छे दोस्त थे, तो राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने काज़म से कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होगा। तो काज़म ने जवाब दिया कि इस्लाम के 70 फ़िरके हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान में इस्लाम को डिफ़ाइन करने की जंग छिड़ जाएगी, पाकिस्तान एक लिबरल डेमोक्रेटिक रियासत होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत होना चाहिए। उसने बोला भाई काज़म ने बिल्कुल एक परफेक्ट जवाब दिया कि इस्लाम को 70 फ़िरके हैं, तो अब फिर ये जंग छिड़ जाएगी पाकिस्तान में कि सही इस्लाम कौन सा है, किस इस्लाम को लगाएं, शिया का सुन्नी का कौन सा इस्लाम लगाएं। उस वजह से जंग छिड़ जाएगी, तो पाकिस्तान को एक लिबरल डेमोक्रेटिक रियासत होना पड़ेगा जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जो कितनी परफेक्ट बात करते हैं आज के तनाजुर में, ये बात आज भी हम उसी झगड़ों में पड़े हुए, क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं ना बैठ के कौन सा इस्लाम सही है। हर बंदे को अपना सही लगता है, अब स्टेट क्या हो सा इस्लाम इम्पोज करे, किसको क्या पता। सही बात है ना भाई, खलीफा आएगा तो खलीफा कौन से आएगा, अहले तशरीक़ अलग आएगा, सुन्नी का अलग आएगा, तो वो उसको नहीं मानेंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। सिंपल सी बात है। तो काज़म ने बिल्कुल सख्ती से राजा साहब से ये चीज़ मना की कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत नहीं बनने वाला, ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक रियासत होगा। बड़े मुसलमान रहे इसके अंदर, उनको सारे हुकूक मिलेंगे, सबको मिलेंगे आपको। मौलाना मौदूदी ने काज़म और मुस्लिम लीग को रद्द कर दिया। तो जो मौलाना मौदूदी ही वॉज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी जमीयत तलबा एज वेल। तो वो भी कांग्रेसी थे, ज़्यादातर जमात इस्लामी के लोग कांग्रेसी थे और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे। बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तान आ गए। वो मुस्लिम लीग को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। उन्होंने उनके एक शायर ने एक शेर लिखा था कि काफिरा के लिए इस्लाम को छोड़ा, ये कायदे आज़म है कि काफिर आज़म। मतलब काफिरा मतलब जो वो उनकी वाइफ थी रतन बाई, जिनका मैंने बताया था पारसी थी, तो एक शेर उन्होंने लिखा था कि काफिरा के लिए इस्लाम को छोड़ा, मतलब उससे शादी कर ली, एक काफिरा के लिए एक कायदे आज़म है कि काफिर आज़म। तो कितनी मतलब गलत बात यहाँ पर मेंशन की गई कायदे आज़म के बारे में। तो ये थे आजकल जो है ना, कहते हैं कि जो पहले ज़माने जितने भी उलमा कराम थे, जो भी मुल्ला हजरात थे, वो सब के सब कायदे आज़म के खिलाफ ही थे। आज इज़्ज़त कर रहे होते हैं, लेकिन पहले सब खिलाफ थे। ठीक है, जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी के इरशादात हैं कि पाकिस्तान का क़याम और इसकी पैदाइश दरिंदे के बराबर है। मुस्लिम लीग को वोट देना हराम है। मोहम्मद अली जिन्ना अहमकों की जन्नत का बागी है और फाजिर गुनाहगार इंसान है। पाकिस्तान लाखों करोड़ों डाकुओं और लुटेरों से भरा हुआ है। तो ये सब जो मौलाना मौदूदी के इरशादात हैं, मतलब नहीं समझे ना बात को। पाकिस्तान क्यों लिबरल था, उलमा कराम तो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान बने, वो अलग रहे। वो सारे कांग्रेसी थे, आज भी वो कांग्रेस से जुड़े हैं। तो कायज़म का मिल्लत इस्लामिया के बाद बने, एक मिल्लत रहे,
तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था द थ्योरी ऑफ पैन इस्लामिज्म हैज़ लॉन्ग अगो एक्सप्लोडेड, कि पैन इस्लामिज्म की थ्योरी बहुत अरसा पहले एक्सप्लोड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, कि अब मिलत इस्लामी का कॉन्सेप्ट अब नहीं आ सकता कि सारे मुसलमान मिलकर एक मुल्क बन के रहेंगे, अलग अलग ममालिक का कॉन्सेप्ट हमेशा ज़िंदा रहेगा। अच्छा, एक ये भी आते हैं, सुनने में आता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये कहाँ से आया सर, फिर ये भी तो हम सुनने में आता है। तो काज़म ने इसके बारे में कहा था कि नाइदर द मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी नॉर आई एवर पास रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान का मतलब क्या। मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी और मैंने कभी कोई ऐसा करारदाद पास नहीं किया पाकिस्तान का मतलब क्या। यू मे हैव यूज्ड इट टू कैच अ फ्यू वोट्स, तो आप लोगों ने खुद उसको इस्तेमाल किया कुछ वोट हासिल करने के लिए। काज़म ने कहा था जब एक मुस्लिम लीग के एक वर्कर ने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में ये नारा लगाया, उन्होंने कहा कि मैंने ये नारा नहीं दिया किसी को, ये आप कुछ वोट कैच करने के लिए ताकि मुस्लिम्स के आपको वोट आ जाए, आपने ये नारा खुद लगा दिया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जबकि ये मुस्लिम लीग की वर्किंग कम्युनिटी और मैंने कोई ऐसा कोई नारा आपको दिया नहीं है, ये आपने खुद लगाया ताकि मुसलमान आपको वोट दें और आप जीतें। ठीक है, तो ये जबकि उन्होंने इसको डिनाई किया देखा जाए तो। एक अलग रियासत का क्या, 1942 में कांग्रेस के रुकन राजा गोपाल आचार्य ने मुस्लिम लीग को अलग रियासत बनाने का मशवरा दिया। ये मुस्लिम लीग का कतई कोई ये प्लान नहीं था, बल्कि मुस्लिम लीग को प्लान दिया था राजा गोपाल आचार्य ने, जो कांग्रेसी थे। उन्होंने कहा था कि अब अलग वतन बना के अलग हो जाए। 1945 में यही मशवरा गांधी ने भी दिया, मगर काज़म एक अलग वतन नहीं बनाना चाहते थे। वो कहते नहीं, हम यहीं रहेंगे तुम लोग के साथ, हम क्यों अलग हो जाए, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम क्यों अलग हो, हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए, भले अभी थोड़ा थोड़ा सा करके लेंगे जो दाना इंतखाबात के साथ, बाद में हमारा पूरा वतन मिलेगा, हम क्यों अलग हो जाए तुमसे। तो काज़म ने उसको बिल्कुल अपोज किया 1945 तक। और ना ही वो पंजाब और बंगाल का बंटवारा चाहते थे, क्योंकि पंजाब वो अपने ये भी कहते थे अपने प्लान में कि पंजाब को आधा तोड़ देंगे, आधा पंजाब इंडिया को दे देंगे, आधा पाकिस्तान तुम ले लेना, और बंगाल को भी आधा तोड़ देंगे। वो कहेंगे नहीं, तुम बंगालियों को और पंजाबियों के साथ गलत कर रहे हो, उनके वतन को तुम आधा कर दो, उनके सूबे को जो हमेशा से साथ है। बाद में लेकिन ऐसे ही हुआ कि वो हाफ हो गया, पंजाब आधा हमारे पास गया, आधा उनके पास गया, बंगाल आधा हमारे पास गया, आधा उनके पास गया। 1945 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बंगाल में भारी फतेह हुई। मुस्लिम लीग जब जीती, जब 1945 के इलेक्शंस हुए, तो सिर्फ बाकी जगहों पर तो अगर यहाँ पर देखें पंजाब में तो मुस्लिम लीग को जीत हुई, लेकिन मुस्लिम लीग को मिनिस्ट्री नहीं बना सकी। यहाँ पर कांग्रेस को जीत हुई, मिनिस्ट्री बनाई उसने। इस वाले पोर्शन पे, सिंध के पोर्शन में मुस्लिम लीग की विक्ट्री हुई और वीक मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग ने कायम की। इस वाले पोर्शन में मुस्लिम लीग मौजूद थी, और ये जो बंगाल वाला पोर्शन है, मुस्लिम लीग को विक्ट्री भी हुई और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री बंगाल के अंदर जो है ना, मुस्लिम लीग बंगाल में पाकिस्तान ने बनाई, मतलब उसने मुस्लिम प्रोविंसेस ने बनाई। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया। कैबिनेट मिशन भी आप पढ़ेंगे मतलब पाकिस्तान में सेकेंड ईयर में, कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया। इस मिशन का मकसद था कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो, और इस मिशन में ये कि फैसला किया गया था कि हिंदुस्तान को हम तकसीम नहीं करेंगे, सेम रख छोड़ के जाएंगे। इस वफाकी हुकूमत अलहदगी चाहती थी, कांग्रेस वफाकी हुकूमत कहते, कांग्रेस दो चीज़ चाहती थी, या तो वफाकी हुकूमत बन जाए फेडरल गवर्नमेंट जिसमें जॉइंट इलेक्टोरेट हो या अलहदा हो जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं देंगे। देखिए मुस्लिम लीग खुद मुख्तार रियासतें बनाना चाहते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहती थी। तो कैबिनेट मिशन में कुछ मतलब वॉइसरॉय वगैरह आए इंग्लैंड की तरफ से हिंदुस्तान मुसलमात करने के लिए, और उसमें दो स्कीम उन्होंने पेश की। स्कीम नंबर 1, 3 ग्रुप अंडर 1 फेडरेशन, 3 ग्रुप बना दे एक फेडरेशन के अंडर में, एक फेडरल गवर्नमेंट हो, 3 ग्रुप चले। और स्कीम नंबर 2 था कि सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। तो जब कैबिनेट मिशन फेल हो गई, दोनों चीज़ें नहीं मानेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, ये चीज़ 3 ग्रुप अंडर 1 कन्फेडरेशन का कांग्रेस ने कहा हम नहीं मानेंगे, और सेपरेट स्टेट को कहा कि मुस्लिम लीग ने कहा हम नहीं मानेंगे। तो कैबिनेट मिशन इस तरह फेल हुआ। इसलिए जिसको आप 2 पेज का लिख के जाएंगे मुताला पाकिस्तान में, बट मैं समझा के हुआ क्यों था कैबिनेट मिशन, ताकि वो हिंदुस्तान तकसीम किया जाए। आफ्टर द फेलियर ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, कांग्रेस प्रपोज 2 स्कीम। आखिरकार फिर मुस्लिम लीग ने ना सोचा कि यार ये तो अंग्रेज़ तो हमारी बात मानी कुछ नहीं रहे, तो मुस्लिम लीग वालों ने थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस लिया, जलाओ घराओ ये सब किया, उसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कांग्रेस ने फिर 2 स्कीम पेश की। स्कीम नंबर 1, इंटरिम गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक अबूरी हुकूमत बना देंगे हम जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। और स्कीम नंबर 2, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्टीशन कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने पार्टीशन तो माना नहीं कि ना पार्टीशन तो किसी सूरत नहीं होने देंगे, तो इंटरिम गवर्नमेंट बना दीजिए। कांग्रेस ने उसको बना दिया, एक अबूरी रियासत हुकूमत बना दी गई। इंटरिम गवर्नमेंट में क्या था कि इस तरह से सीटें दी गई थी कि 1 2 3 4 5 सीटें हिंदुओं की, 5 सीटें जो है वो मुसलमानों की, और 2 सीटें जो है वो माइनॉरिटीज़ की दे दी जाए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा हुआ कि हिंदुओं को, कांग्रेस को जो सीटें मिली ना, कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ा दी, और इनमें से 3 सीटें में मुस्लिम्स को डाल दिया।
जबकि मुस्लिम्स की सीटें कम कर दी गई। तो मुसलमानों तो मुस्लिम्स कुछ फिर ये मसला हुआ, तो फिर उस रात मुसलमानों को फिर वहाँ से हटाया गया फाइनली। इस तरह से मतलब डिफरेंट तरह के इंटरिम गवर्नमेंट्स हमारे पास आए। अच्छा, जब उन्होंने मुसलमान को चूँकि डाला इसमें, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, ग्रीन वाला मुस्लिम लीग का पार्टी, सीटें हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि उन्होंने एक हिंदू को डाल दिया अपने इस कैबिनेट के अंदर ना, जो जोगिंदर नाथ मंडल थे। तो मंडल जो थे वो मिनिस्टर ऑफ लॉ बने, जबकि लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर वो बने इसमें। तो ये एक हिंदू को उन्होंने डाला। काजी आज़म पंजाब और बंगाल का बंटवारा नहीं चाहते थे। वो कहता मैन इज़ अ पंजाबी और अ बंगाली फर्स्ट बिफोर इज़ अ हिंदू और मुस्लिम, कि एक शख्स पहले पंजाबी और बंगाली, उसके बाद वो हिंदू या मुसलमान है। अंडर नो कंडीशन पार्टीशन देन यू विल डिस्ट्रॉय कॉज एंडलेस ब्लडशेड। तो किसी भी सूरत में उनको हम तबाह नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो मतलब इसमें उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बताया कि वो नहीं चाहते थे बंटवारा हो। काजी आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत के सरहद खुले हों। अच्छा, उन्होंने फिर बाद में फाइनली ये हुआ कि वो बिल्कुल पीछे हो गए और कांग्रेस अपनी बात मनवा कर रही है कि हाँ अभी अलग वतन होना चाहिए। तो फिर काजी आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत ठीक है बन जाए, लेकिन उनके सरहद तो खुले हो ना। सरहद खुलाने से मुराद ये था कि उनके बॉर्डर्स खुले हों कि आराम से जा आ सके। चूँकि इधर पर ईस्ट पाकिस्तान दिया गया, इधर पर वेस्ट पाकिस्तान दिया गया, तो दोनों जगह पर इंडिया था। तो विल यू डिमांड अ कॉरिडोर थ्रू हिंदुस्तान कनेक्टिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान स्टेट, डॉन कैम्पबेल किसी रिपोर्टर ने कहा। तो जिन्होंने उसमें कहा था हाँ हम ऐसा चाहते हैं कि रोड्स के थ्रू और ओपन बॉर्डर्स के थ्रू हिंदुस्तान के साथ हम कनेक्टेड रहें। तो काजी आज़म 3 जून 1947 को जो प्लान बनाया गया था उससे खुश नहीं थे पाकिस्तान के क्रिएशन वाले, और काजी आज़म को इंडिया के नाम से भी एतराज़ था। क्यों? क्योंकि इससे एक सोच जन्म ले गई कि पाकिस्तान असल में अलहदा हुआ था इंडिया से। मतलब पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम हमें तुम क्यों दे रहे हो, क्योंकि इंडिया को तो इंडिया का नाम दे दिया गया जो हमेशा से था। लेकिन आप इसको पाकिस्तान कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान असल में अलहदा हुआ है इंडिया से। इससे पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस जन्म लेगी और हम इंडियन तारीख को बुलाकर अरब हमलावरों की तारीख को अपना बैठेंगे। मतलब हम इंडिया थे, ये पूरा इंडिया का पार्ट था। अब आपने अलग करके हमें पाकिस्तान कह दिया तो उसका मतलब हमारे इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था कभी, हम एक अलग वतन बन के खड़े हुए। तो उन्होंने कहा हमारे ये नाम होना नहीं चाहिए था। आपने उनको इंडिया फिर क्यों कहा, उनका भी नाम चेंज करो कि रास्ते तब्दील हो गई हैं। वो तो इंडिया रह गए और उन्होंने अपने तमाम कल्चर को अपना लिया, लेकिन हम अपने कल्चर को भुला दिए जो इंडियन कल्चर हमारा था हर तरह का। और हम जो है वो अरबिक कल्चर को हमने फिर बाद में जाकर अपना लिया मोहम्मद बिन कासिम के, जबकि हमारा जो इंडिया का कल्चर था, सिंध का, पंजाब का, और जो इंडियन कल्चर था हम उसको भुला बैठे और हमने जो अरब इन्वेडर्स थे उनके कल्चर को हमने अपनाना शुरू कर दिया फाइनली। और पाकिस्तान जब बना तो काजी आज़म जश्न आज़ादी इंडिया के साथ मनाना चाहते थे। वो चाहते थे इंडिया के साथ हम जश्न आज़ादी मनाएं। तो काजी आज़म चाहते थे कि दोनों अक़वाम अपने जश्न आज़ादी की तकरीब एक साथ 15 अगस्त को मनाएं, एक साथ एक ही जगह पर खड़े होकर हम अपनी, ताकि हमारी दोस्ती कायम रहे। लेकिन कांग्रेस ने इस मशवरे को रद्द कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ अब कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते। तो फाइनली इस तरह से वो पीछे हुए। तो काजी आज़म ने क़यामी पाकिस्तान के बाद कांग्रेस के रुकन बादशाह खान को ख़त लिखा। बादशाह खान वॉज अ पठान एक्चुअली। तो बादशाह खान एक खुदाई खिदमतगार एक तंजीम थी, उसके हेड थे ये। उनको ख़त लिखा कि बट आई एम बीइंग अटैक्ड बाय मैड मुल्ला एंड एक्सट्रीमिस्ट हु आर आउट टू क्रिएट ट्रबल फॉर मी। वो कहते हैं पाकिस्तान बन गया है लेकिन मुझ पर हमला कर रहे हैं मैड मुल्ला, मतलब जो पागल मुल्ला है वो मुझ पर हमला करवा रहे हैं। जैसे कि एक खाकसार तहरीक वालों ने काजी आज़म पर हमला किया था, तो वो कह रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद लोग हैं, मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, आप मेरी मदद करें। तो उन्होंने कांग्रेस के इस शख्स को, बादशाह खान को मदद के लिए पुकारा काजी आज़म ने कि ये पाकिस्तान बनने के बाद अब बड़ा अजीब सा हो रहा है यहाँ पर, मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही मुझे। तो गांधी का हिंदू बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला, गांधी जी ने यह फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में आकर रहेंगे, हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। क्यों? हिंदू की जो बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। मगर गांधी को एक हिंदू इंतहा पसंद ने जो है ना गोली मार दी, कि मतलब इसी बुनियाद पर कि वो क्यों वहाँ जाकर रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में गांधी की वफ़ात पर 3 दिन शोक मनाया गया और कौमी परचम को भी सुरंगों किया गया। गांधी जी जो है उनके मौत पर, ये पाकिस्तान टाइम्स है, गांधी डेथ प्लंजेस लाहौर इन ग्रीफ। तो 3 दिन का जो है ना वो पूरा एक कह लो कि एक शोक था जो पाकिस्तान में मनाया गया। कौमी परचम को भी डाउन किया गया गांधी जी की मौत पर, जो कांग्रेस के थे, ठीक है। और ये काजी आज़म के कहने पर ही ऐसा हुआ, क्योंकि आज हम कैसे कहते हैं ना कि गांधी जी ऐसे थे, वो थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी कितने रिस्पेक्ट की थी कि उनके 3 दिन उनके लिए शोक मनाया गया, कौमी परचम को भी डाउन किया गया, ये सब चीज़ें की गई। नेहरू के आइन में सेकुलर का कोई लफ्ज़ नहीं था, ये लफ्ज़ इंदिरा गांधी ने 1975 में इजाफा किया। इंडिया को हम एक सेकुलर स्टेट कहते हैं, लेकिन सेकुलर मेंशन करना कभी कभार ज़रूरी नहीं होता।
नेहरू ने जो आइन बनाया था इंडिया का, उसमें सेकुलर का कोई वर्ड नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी जो गांधी जी की बेटी थी, उन्होंने 1975 में सेकुलर का वर्ड इंडिया के आइन में ऐड किया जाकर। बरतानिया का मजहब ईसाइयत है, मगर ताकत का सिरचश्मा आवाम है। अच्छा, स्टेट देखो, रिलीजन हो सकता है कंट्री के अंदर, लेकिन जो पावर होगी ना वो आवाम के पास होनी चाहिए। जैसे बरतानिया है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो मजहब है वो ईसाइयत है, उसका स्टेट रिलीजन, शादियाँ वगैरह वो सारी क्रिश्चियन लॉज के थ्रू हो रही होती हैं, लेकिन ताकत का चश्मा आवाम है, डेमोक्रेसी है। तभी एक पाकिस्तानी शख्स सादिक खान, वो भी लंदन का मेयर बन सकता है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। ही इज सादिक खान, ही इज द मेयर ऑफ लंदन सिटी एंड ही बिलोंग टू पाकिस्तान। तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, कि ताकत का चश्मा आवाम होना चाहिए, बल्कि मजहब आपका भले कुछ भी हो रियासत का। अमेरिका के आइन में सेकुलर का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है। अमेरिका जिसको, वो भी एक बड़ा सेकुलर कंट्री है, बट उसके आइन में कहीं पे भी सेकुलर नहीं लिखा हुआ है कि वी शुड बी सेकुलर, क्योंकि एक ह्यूमन राइट्स है फंडामेंटल, ये होना चाहिए। 10 अगस्त 1947 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने 10 अगस्त को, और कायद आज़म ने अपने अहद से कसम और खुदा का लफ्ज़ नहीं कहा। उस वक्त जो ओथ लिया जाता था उसमें कसम खाई जाती थी, कुरान पर हाथ रख के खुदा का वर्ड कहा जाता था, कायद आज़म ने उसको ख़त्म कर दिया। वो कहा, आई मोहम्मद अली जिन्ना डू सॉलेमनली अफर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस। तब पूरा उनका ओथ है जो किंग जॉर्ज के सामने लिया था, जो कि पाकिस्तान एक डोमिनियन स्टेटस के साथ बना था। कोई तो कायद आज़म ने कहीं पर गॉड का वर्ड और कहीं पर कसम नहीं खाई। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का अहद होना नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स अथीस्ट है, अगर खुदा न खास्ता अथीस्ट है, अगर कोई खुदा को मुनकिर है, तो वो कैसे अहद लेगा? फिर हर किसी को अहद लेना पड़ता है ना भाई। तो उन्होंने गॉड का वर्ड हटाया अहद के वर्ड में से, ठीक है। तो ये उनके बड़े फेमस हैं, इंटरनेट पे आपको हर जगह मिल जाएगा उनका अहद। अमेरिकी सदर अब भी इंजील पर हाथ रखकर अहद लेते हैं, बाइबल पर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है या जो बाइडेन है, तो वो इंजील पर हाथ रख के अहद लेते हैं। लेकिन कायद आज़म ने इस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने कहा हम किसी चीज़ पर हाथ रख के अहद नहीं लेंगे, चूँकि ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा सेकुलर मौजूद थे कायद आज़म। पाकिस्तान की पहली काबीना भी जो थी, उसमें आप देखेंगे कायद आज़म ने फॉरेन मिनिस्टर किसको रखा था? ज़फ़रुल्लाह खान को। ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे, ये कादियानी थे, अहमदी थे, जिनको बाद में काफ़ी करार दे दिया गया पाकिस्तान के अंदर। लॉ मिनिस्टर कौन थे भाई? लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मेंडल। जोगिंदर नाथ मेंडल ये हिंदू थे, पाकिस्तान का पहला कानून बनाने वाले एक हिंदू थे, और पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा था जगन्नाथ आज़ाद ने, वो भी एक हिंदू थे, ठीक है। तो शुरू में पाकिस्तान इस तरह सेकुलर था, कोई मसला नहीं था इन लोगों से पाकिस्तान को। कायद आज़म ने मज़हब की कोई वजारत नहीं बनाई, मतलब है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन आज आपको दिखता है ना, वज़ीर मज़हब है, ये मज़हबी अमूर। कायद आज़म के दौर में ऐसी कोई वजारत मौजूद नहीं थी। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, ये सुना होगा आपने, और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू मे बिलोंग टू एन रिलीजन और कास्ट ऑफ क्रिएट दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो मतलब उन्होंने कहा कि आप कोई भी हो सकते हैं मज़हब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर, आप सब बराबर हैं। Today, you might say with justice that Roman Catholics and Protestants do not exist. What exists now is that every man is a citizen, a equal citizen of Great Britain, and they are all members of the nation. Now, I think we should keep that in front of us, or our ideal. कि आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर पहले प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के बीच में फड्डे थे, लेकिन आज उनके बीच में कोई फड्डे मौजूद नहीं है। अब वो एक सब बराबर के सिटीजन हैं। हमें भी चाहिए कि सुन्नी शिया जो भी फड्डे हैं वो सब खत्म करके एक अलग रियासत बना में हम प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहें, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर सारे आपको यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान को हमने किस बुनियाद पर बनाया, और द क्राई ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये ज़रूरी है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी वो इंस्पायर किया करते हैं, तो पाकिस्तान में उन्होंने इंस्पिरेशन हासिल की फ्रेंच रेवोल्यूशन से। डॉन के एडिटर अल्ताफ़ हुसैन थे, डॉन के एडिटर थे अल्ताफ़ हुसैन, डॉन न्यूज़पेपर के। तो कायद आज़म की तकरीर शाया करने से उनको रोक दिया गया कि आप कायद आज़म मोहम्मद अली की तकरीरें शाया मत कीजिएगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके कायद आज़म का नाम चीज़ों से हटाना शुरू किया गया, उनके इरशादात को, ताकि पाकिस्तान को हम अपने जैसा वतन बनाए, ना कि कायद आज़म जैसा चाहते थे वैसा बनाए। मौलाना मौदूदी हैं, ये कहा करते थे, मौलाना मौदूदी का नाम आपने सुना होगा, वो कहा करते थे हम इस तहरीक को आज भी सही नहीं समझते जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना है, और पाकिस्तान का इज्तिमाई निज़ाम जिन रसूलों पर कायम हो रहा है, रसूलों को इस्लामी नुक्ते से हम किसी कदर कीमत का मुस्तहिक नहीं समझते। मतलब पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बन रहा था, तो वो कहते थे कि हमें पाकिस्तान की क़याम पसंद नहीं है, जो कि वो कोई लिबरल स्टेट का आज़म बनाना चाह रहे हैं। मुल्लास डिमांड थियोक्रेसी एंड नो डेमोक्रेसी। आखिरकार फिर बाद में क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई कि द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नो राइट अदर देन टू फोर्स द विल ऑफ अल्लाह। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी जिसमें थियोक्रेटिक रियासत बनाने की बात की गई, जबकि पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान और उनकी वाइफ थी बेगम राना लियाकत अली खान, दे आर टोटली लिबरल पर्सन्स, दे ऑल आर सेकुलर पर्सन्स हियर,
यहाँ पर मौजूद थे। तो राणा ने कहा कि इट वॉज अ मोर लिबरल काइंड, काज़िम हिमसेल्फ फेल्ट द बेसिस वाज रिलीजियस बट पाकिस्तान वाज विजुअलाइज्ड एज सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो काज़िम एक लिबरल तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे। काज़िम ने खुद कहा था कि रिलीजियस बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान के विजुअल जो था ना वो सेकुलर और डेमोक्रेटिक था जो उन्होंने उसको बनाया। आखिरकार पाकिस्तान स्टडीज़ द टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल चिल्ड्रन बाद में लाई गई, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान का मसला ये था कि बहुत मसाइल थे, तो अब लोगों को किस तरह समझाया जाए इन चीज़ों में। तो पाकिस्तानी स्टडीज़ की किताब डाली गई, PST जिसको बोलते हैं, मुताला पाकिस्तान, जो आप सबके बैग में पड़ी होती है। लेकिन इसका मकसद क्या होता है? बस आपको झूठों का पलंदा देना, मुख्तलिफ किस्म के, जो रियलिटी है उसको छुपा देना साइड पे कहीं, और उल्टी पुल्टी बातें बढ़ाना। तभी हमारे बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज़ को, क्योंकि जो हो रहा है ना वो दिख नहीं रहा वो चीज़ होते हुए। अगर ऐसी चीज़ थी तो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, तो बांग्लादेश अलग क्यों हो गया? उसको तो इस्लाम के नाम पर ही था वो। तो दो कौमी नज़रिया कहाँ पर गया? बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी इस तरह की चीज़ें आई कि कादियानी, गैर मुस्लिम और गुस्ताख रसूल, तकाज़े ईमान से ख़रीद फ़रोख्त हराम है, इसलिए यहाँ पर उनका दाखिला ममनू है। दुकानों के ऊपर हमने ये लगा दिया कि इन हज़रात का दाखिला मना है, दुकान में आके खुद ख़रीदें ना हमारे दुकान से कुछ भी। और इस तरह के उल्टे पुल्टे किताब मतलब चीज़ें हमने काफिर फला डिमकाल दीवारों को लिख कर हमने उसको मेंशन किया। उल्टी पुल्टी चीज़ें हमने दीवारें गंदी की हमारे पाकिस्तान की, इन्हीं तमाम मजहबी मुनाफरत की वजह से। ठीक है, जबकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इस्लाम इज सेम एज राइट्स ओवर कैटेगरीज लाइक गुड्स। ठीक है, मतलब आगे जाकर क्या हुआ कि उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जागीरदारों को ये डाला गया, मज़हब के अंदर से एक बात निकाली गई कि जागीरदार जो है ना जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और वो अपनी ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आया, जागीरदारी का कॉन्सेप्ट बाद में जाकर आया कि जागीरदार वडेरे जो करते हैं वो ठीक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जिन्ना क्या नहीं चाहते थे, काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना क्या नहीं चाहते थे? इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहते थे, शरिया कोर्ट नहीं चाहते थे, हार्श ब्लास्फेमस लॉस हमने देखा है कि वो नहीं चाहते थे, तौहीन रिसालत के कवानीन, मजहबी एकता पसंदी नहीं चाहते थे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय माइनॉरिटीज़ वो नहीं चाहते थे, अहमदीज़ जो कि काफिर करार दिए जाए तो वो भी ये नहीं चाहते थे काज़ी आज़म, ऑनर किलिंग ऑफ वुमेन, इज़्ज़त के नाम पर औरतों का कत्ल वो नहीं चाहते थे, स्टेट खुद इंटरप्रेट करे इस्लाम को वो नहीं चाहते थे, डिक्टेटरशिप किसी एक शख्स की हुकूमत हो जाए पूरे पाकिस्तान पे और वो लोगों पर लाठी बरसाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन वंस पर्सनल मैटर, स्टेट लोगों के पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर करे नहीं चाहते थे, फ्यूडलिज्म जागीरदारी नहीं चाहते थे। तो चाहते क्या थे पाकिस्तान? काज़ी आज़म अब देखें क्या चीज़ चाहते ये थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फेडरेशन कायम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना होना चाहिए जो इक्वलिटी, जस्टिस, फेयर प्ले, ब्रदरहुड के नाम पर हो, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी है। कोई मुल्लाओं की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, रियासत का मामलात को मजहब से दूर रखा जाएगा, पर्सनल लॉज हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए होंगे, एक शख्स जहाँ पर नॉन मुस्लिम भी हेड ऑफ स्टेट बन सकेगा, सिर्फ मुसलमानों को हक नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के सदर या वज़ीर आज़म बने, वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा, जागीरदारी का खात्मा किया जाएगा, पर्सनल फ्रीडम, हर शख्स को आज़ादी होगी, अपने पड़ोसों के साथ गुड रिलेशंस रखेंगे, इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे बनाएंगे, रूम फॉर डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन इन सिविलाइज्ड वे, मजहब तरह से मजहब पर अगर कोई तनकीद होगी तो वो तनकीद बर्दाश्त करेंगे, डिबेट्स करेंगे, इक्वलिटी फॉर वुमेन, औरतों को बराबरी दी जाएगी, इंटरफेथ मैरिजेस को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये काज़ी आज़म के जो चाहते थे, इसमें कोई गलत डिमांड इसमें से नहीं है कोई भी जो कहना, लेकिन हमने ये नहीं दिया, ये सब हमारे पास है जो जीना नहीं चाहते थे, ये सब आ गई हमारे पास जो नहीं चाहते थे, और जो चाहते थे उनमें से कुछ नहीं आ सका। ये बड़ी एक सोचने का मकाम है, आप जैसे बड़े बच्चे हैं 17 साल 16 साल के जो भी, तो कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो ये फ्लैग ऑफ पाकिस्तान है ना, तो उसमें देखें ना जो ग्रीन जो को एग्जिस्टेंस इसके अंदर शो होती है कि जो हमारा जो ये फ्लैग ऑफ पाकिस्तान का कलर है वाइट कलर, ये माइनॉरिटीज़ का अक़लियत को शो करता है, ठीक है, और मुस्लिम मेजोरिटी को ग्रीन कलर शो करता है, और ये प्रोग्रेस को शो करता है चांद, और ये एनलाइटमेंट को शो करता है। हमने क्या कर दिया, हमने इस 5 कोने को नाम दे दिया कि भाई पाकिस्तान के 5 अरकान को ये शो कर रहा है, और ये जो है चांद वो इस्लाम को शो कर रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। हमने झंडे को भी इंटरप्रिटेशन उसकी गलत कर दी। तो पाकिस्तान इस्लामिक था कि सेकुलर था, ये तो अब आप पर एक चीज़ छोड़ी जाती है कि आप इसको समझते हैं कि पाकिस्तान का आज़म क्या पाकिस्तान बनाना चाहते थे, है ना, कायद ने तो दिया नहीं था, ऐसा पाकिस्तान कितना बदल गया इंसान। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काज़म की मौत पर, काज़म के इंतकाल पर फरमाया था, जिन्ना इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन इन हिस्ट्री। ये अगरचे कांग्रेस के थे नेहरू, लेकिन उन्होंने क्या काज़म के लिए फरमाया था कि दुनिया में आने वाले कुछ शानदार तरीन लोगों में से और गैर मामूली लोगों में से काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना थे। वाकई में एक जेंटलमैन थे, एक पढ़े लिखे इंसान थे, शार्प इंसान थे, क्लेवर थे। सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो है वो ब्रिटिश को और इंडियंस को, हिंदूज़ को, कांग्रेस को उन्होंने डील किया और पाकिस्तान की क्रिएशन की।
भले वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान बनाना, बट बाद में जब बन भी गया तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा एक रियासत होना चाहिए जिसके अंदर फंडामेंटल लॉज हर किसी के लिए हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में पाकिस्तान में बहुत कुछ बुरा हुआ उनके यहाँ जाने के बाद, और पाकिस्तान इस एक डायमेंशन पर आ चुका है। तो हमें सबसे बड़ा मसला ना पाकिस्तान के लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस का है। हम अपनी शनाख्त को नहीं समझते, हमारी शनाख्त क्या है, हम है कौन, हम किस तरह का वतन हासिल करना चाहते थे और हम करना क्या चाहते थे। जिसका जो मर्जी आता है वो बोल रहा होता माइक उठा के, बस और कुछ नहीं, और अपने अपने नज़रियात को दूसरों पर थोप रहा होता उठा के, जो मैं बोल रहा हूँ वही से उसको थोप दो उठा के, जबकि कोई रिसर्च नहीं करता। मैंने जो बातें यहाँ पर की, जो रिसर्च की, वो सब मैंने कटिंग्स आपको दिखाई, स्पीचेस की, मतलब कोई ये नहीं कि किताब मैंने उठा कर मुँह पे मार दिया, लो किताब पे पढ़ लो उसको जाके, नहीं, स्पीचेस थी, कटिंग्स थी जो मैंने रिसर्च के इंटरनेट से निकाले, इधर उधर से निकाला, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि रियल हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान की, ताकि PhD को आपको समझने में उसमें मदद मिले मुतल्ला पाकिस्तान।